बहुत सारे लोग मुझे कह रहे थे कि डेड पोएट सोसाइटी मूवी देखो भाई और उसकी फ़िलासफ़ी के ऊपर बात करो। तो मैंने फाइनली मूवी देख डाली भाई, और जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था वैसी मूवी निकली। सबसे पहले बात करते हैं ये मूवी है किस बारे में, उसके बाद बात करते हैं इसके फ़िलासफ़िकल थीम्स के ऊपर। अब ये जो मूवी है 1959 में सेट है। एक बोर्डिंग स्कूल है, वेल्टन एकेडमी, जहाँ पर माँ बाप अपने बच्चों को छोड़ जाते हैं, स्कूल के हवाले कर जाते हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता कि स्कूल जो है वो बच्चों की सोल को ख़त्म कर देता है, उन्हें एक ही खांचे में डालने की कोशिश करता है, उनकी इंडिविजुअलिटी को ख़त्म कर देता है। पहले हम ये भी समझ लेते हैं कि 1959 वाला जो टाइम था, उस टाइम थोड़ा अलग था सीन आज के टाइम के मुकाबले। उस टाइम में ना ओबीडियंस को ज़्यादा वैल्यू दी जाती थी कि आपको ऑथोरिटी से जुबानी लड़ानी है, आपको एक आज्ञाकारी इंसान बन के रहना है। अगर ऑथोरिटी कुछ कह रहा है, स्कूल या फिर पेरेंट्स कुछ कह रहे हैं, तो बस उसको मान लेना है। आप जवाब नहीं लड़ा सकते, ऑथोरिटी को क्वेश्चन नहीं कर सकते, क्योंकि ओबीडियंस जो है उसको वैल्यू दी जाती थी ज़्यादा। आप फ्री नहीं हो अपने डिसीजन लेने के लिए, आप खुद को एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो। इंडिविजुअलिटी नाम की इतनी कोई चीज़ नहीं होती थी जैसे आज के टाइम में। हालांकि देखा जाए तो इंडियन पेरेंट्स जो है या इंडियन स्कूल है, उसके अंदर आज भी ऐसा कुछ देखा जाता है, जहाँ पर आपको माँ बाप ये कह देते हैं कि बस कह दिया तो कह दिया, यही करना है तेरे को, इंजीनियरिंग, डॉक्टर, लॉयर, यही सब कुछ करना है। ये 1959 में उस वक्त उस मूवी के अंदर भी यही है, ऐसा ही कुछ है। जितने बच्चे वगैरह हैं वो ज़बरदस्ती, बहुत सारे तो ऐसे हैं जो कुछ और बनना चाहते हैं और कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उस स्कूल में डाल दिए गए हैं। और वही 2-3-4 जो जॉब्स होती हैं, जिनको रेस्पेक्टेड माना जाता है, जिनको प्रेस्टीज माना जाता है, उसी के अंदर धकेल दिए गए हैं। अब बच्चा आर्ट करना चाहता है या एक्टिंग करना चाहता है, उन्हें मतलब नहीं है। वहाँ पे सक्सेस का जो मतलब था ना, अलग था उस वक्त। सक्सेस का मतलब था स्टेबिलिटी, कि आप स्टेबल हो जाए और एक रेस्पेक्टेड जॉब पा लें, ये सक्सेस माना जाएगा। इंडिया के अंदर आज भी आप माहौल देख लीजिए, ऐसा ही है। अगर आपकी जॉब अमेज़न में लग गई, लेकिन वही दूसरा बंदा, आपका दोस्त, अगर 50-60 हज़ार की गवर्नमेंट जॉब निकाल ले, तो उसकी ज़्यादा वैल्यू है, उसकी ज़्यादा रिस्पेक्ट होगी। तो ऐसा कुछ वो 1959 में था कि वहाँ पे स्टेबिलिटी को ज़्यादा वैल्यू दी जाती थी। तो उसी माइंडसेट के साथ जो बच्चे थे या फिर जो पेरेंट्स थे, जो स्कूल थे, वो काम कर रहे थे। ऐसा नहीं था कि वो विलन थे, बस वो माहौल ही ऐसा था। अब जो मिस्टर कीटिंग है, उन्हीं की फ़िलॉसफी है पूरी इस मूवी के अंदर। सबसे पहली क्लास में वो बच्चों को ये नहीं बताते बेटा ये बुक उठाओ, पढ़ाई करो, ये पोएम पढ़ते हैं, ये करते हैं, नहीं। सबसे पहले दिन वो उनको बताते हैं कि तुम्हारी ज़िंदगी का मतलब क्या है, तुम्हारी ज़िंदगी की वैल्यू क्या है। वो उनको एक रूम में ले जाते हैं और एक लैटिन वर्ड होता है किसी पोएम का, कार्पे डिएम, मतलब कि सीज द डे। वो कुछ ओल्ड एल्यूमनाई होते हैं, उनकी फ़ोटोज़ दिखाते हैं कि देखो इनको ध्यान से, इनकी फ़ोटोज़ को, इनकी शक्लों को, ये तुम्हारी तरह ही है, देखो इनके चेहरे देखो, इनकी आंखें देखो, इनके हेयर कट्स देखो, ये तुम्हारी तरह ही हार्मोन से भरे हुए थे। इनके भी सपने थे, लेकिन आज ये कहाँ हैं? आज ये फर्टिलाइज़र बन चुके हैं। वो बोलते भी हैं कि दे आर फर्टिलाइजिंग डेफोडिल्स, मतलब फूलों का खाद बन चुके हैं बेसिकली, क्योंकि वहाँ पे आपको पता ही है वेस्ट के अंदर दफनाया जाता है, तो ऑब्वियसली डिकम्पोज होती है बॉडी और उसके बाद वो फर्टिलाइज़र ही बन जाते हैं एक तरीके से। हमारे इंडिया में हिंदूज़ के अंदर तो ऐसा नहीं होता है, हमारे में जलाया जाता है, लेकिन बात एक ही है, आखिर मिट्टी बन जाओगे तुम अगर जला भी दे जा रहे हो तो वहाँ पर वो कहते हैं फर्टिलाइज़र ही बन जाओगे तुम। तो क्या करना चाहिए जब तुम्हारा अंत वैसा ही होने वाला है? तो भाई सीज द डे, अपनी लाइफ को खुल के जियो, डरो मत, क्योंकि अंत में तुम्हारा हर्ष यही होना है। तो सबसे पहली क्लास में वो ये सिखाते हैं कार्पे डिएम, जो कि एक, ये समझ लो, एक तरीके का मोटिवेशन बन जाता है बच्चों के लिए। कार्पे डिएम काफ़ी यूज़ होता है इस पूरे मूवी के दौरान। जो बच्चे वगैरह थे काफ़ी ऐसे जो अपना पैशन फॉलो करना चाहते थे, एक लड़का होता है जो प्यार कर बैठता है किसी लड़की से, वो भी, उसको भी वहीं से मोटिवेशन मिलती है कार्पे डिएम से, कि भाई मुझे बस करना है, जो भी होगा देखा जाएगा। दूसरी क्लास के अंदर जो बात कही जाती है वो ही इस मूवी को इतना फेमस बना चुकी है कि सबसे पहली चीज़ तो ये करते हैं भाई कीटिंग, कि बच्चों को बोलते हैं देखो तुम्हारी जो पोइट्री की किताब है ना, उसमें पहला जो पेज है उसको पढ़ो। अब उसके अंदर होता ये है कि ये बताया गया होता है कि किसी पोएम को, ठीक है, कैसे नापना है, उसकी ग्रेटनेस को कैसे मेज़र करना है। तो ग्राफ वगैरह से उसको मेज़र किया जा रहा था। एक ग्राफ बताएगा कि पोइट्री कितनी ग्रेट है। अब वो कहते हैं कीटिंग, एक बाकी टीचर की तरह नहीं कि पढ़ो ये आएगा एग्ज़ाम में, नहीं, इसको फाड़ दो इस पेज को, रिप द पेज। वो फड़वा देते हैं
इस पेज को। बच्चे डर रहे होते हैं पहले तो, क्योंकि बच्चे उस तरीके से उनका ये हो रखा है, मतलब प्रोग्राम उस तरीके से हो रखे हैं कि उनको डर लगता है सब करने में। लेकिन किसी तरीके से हिम्मत देते हैं कीटिंग, और धीरे धीरे करके हर बच्चा फाड़ देता है वो पन्ने, पहला पन्ना। वो बताते हैं कि ये बताओ कौन सी ऐसी पोइट्री है, या आर्ट ही ले लो, पोइट्री को थोड़ी देर के लिए हटाते हैं क्योंकि वैसे तो पोइट्री के अराउंड ही है मूवी, बट हम आर्ट को ही ले लेते हैं कि आर्ट को साइंस होता कौन है मेजर करने वाला। ये सब चीज़ें तो फील की जाती है ना, आर्ट तो फील किया जाता है, ब्यूटी को फील किया जाता है, रोमांस को फील किया जाता है। सोच के देखो, लव को कोई कैलकुलेट कर रहा है, कोई ब्यूटी को कैलकुलेट कर रहा है। हालांकि मुझे पता है कि ब्यूटी के लिए भी है साइंस के अंदर ये उल्टे सीधी चीज़ें, लेकिन ये सब चीज़ें फील की जाती है, सब्जेक्टिव चीज़ें होती हैं। इसको मेजर करने के लिए ग्राफ दे रखा है। तो ये बताते हैं कि देखो क्वेश्चन करना शुरू करो, तुम्हें जो पढ़ाया जा रहा है, अथॉरिटी ने कुछ कह दिया या किसी बड़े इंसान ने कुछ कह दिया, ज़रूरी नहीं है कि वो सही होगा, कि आइंस्टाइन कुछ कह के चले गए तो गलत नहीं हो सकते। इसलिए कारण वो पेज ही फटवा देते हैं। इनडायरेक्टली वो ये बताने की कोशिश कर रहे होते हैं कि ये जो स्कूल कह रहा है या पेरेंट्स तुम्हारे कह रहे हैं ना, ज़रूरी नहीं कि वो सही हो। जस्ट बिकॉज वो थोड़े बड़े हैं, उनके पास एक्सपीरियंस है, उनके बाल पक गए हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि वो सही हो गए। गलत हो सकते हैं वो भी। जिस तरीके से ये जो इंसान है जिसने ये ग्राफ दिया वो गलत है। फिर वो बताते हैं कि देखो कैसे वर्ड्स और आइडियाज़ दुनिया को चेंज कर सकते हैं। मैं अगर इंडिया का एग्जांपल लूँ, जब हम फ्रीडम फाइटर वगैरह थे, एक फ्रीडम फाइटर जो था, जब वो किताब लिखता था या कोई पोयम लिखता था और कोई दूसरा इंसान उसको पढ़ता था तो वो इंस्पायर होता था और दूसरा फ्रीडम फाइटर खड़ा हो जाता था, देशभक्ति की भावना जाग जाती थी। ऐसे शब्द में पावर होते हैं भाई, कि आपसे कुछ करवा सकते हैं। आशिक पागल हो जाते हैं भाई शब्द पढ़ के, शायरी सुनकर, पोयम सुनकर। और देख लीजिए, आइडियाज़ नहीं चेंज किया है दुनिया को, पूरा नक्शा बदल के रख दिया है। कितने आइडियाज़ आए हैं गए हैं। तो वर्ड्स के अंदर पावर होती है। दूसरा वो बताते हैं कि हम लोग पोइट्री इसलिए नहीं करते वो क्यूट है, हम लोग पोइट्री इसलिए करते हैं क्योंकि हम ह्यूमन रेस के मेंबर हैं, और ह्यूमन जो है वो पैशन से भरा हुआ है। ये जो इंजीनियरिंग है, मेडिसिन है, ठीक है, लॉयर वगैरह है, ये सब ठीक है, अच्छे काम है भैया, करो, ये ज़िंदगी को सस्टेन करने के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो होमो सैपियन है, जो ह्यूमन है, वो जीता है ब्यूटी के लिए, रोमांस के लिए, लव के लिए, पोइट्री के लिए, आर्ट के लिए, म्यूज़िक के लिए। हमारी ज़िंदगी में ये सब चीज़ें जो हैं, इंजीनियरिंग, मैथ्स, ये सब ठीक है, अच्छी चीज़ है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सब हमें मदद करते हैं टूल्स बनाने में, जिससे हमारी ज़िंदगी आसान हो सके। लेकिन आखिर में ह्यूमन सोल को जो टच करती है चीज़ें, ह्यूमन सोल को जो चीज़ें टच करती हैं, वो यही सब है। तो ले दे कर ना, आखिर में बात दिमाग की नहीं है, बात दिल की है, बात है सोल की, कि आपके सोल को नरिश क्या करती है चीज़ें, और उनको चेस करो, क्योंकि वो ही तुम्हें ज़िंदा महसूस करवाएंगी, नहीं तो ज़ॉम्बी की तरह जीते रहोगे। अब मिस्टर कीटिंग थे ना, उनका पढ़ाने का तरीका बहुत अलग था। वो क्लासरूम में कम पढ़ाते थे और उन्हें ना अलग तरीके से पढ़ाने में मज़ा आता था। जैसे कभी बाहर ले गए, नेचर के करीब ले गए, तो वैसे कोर्ट यार्ड के अंदर वो ना बच्चों को मार्च करना सिखा रहे थे, चलना सिखा रहे थे, कि 3-4 बंदों को ग्रुप बनाया, उनको बोल रहे हैं चलो चलो, ठीक है। तो इसके ज़रिए ना वो ये दिखाना चाह रहे थे कि देखो कि अपनी चाल खुद ढूंढो, कि तुम्हें चलना कैसे है। ये भीड़, ये सोसाइटी तुम्हें बोलेगी ऐसे चलो, ऐसे हाथ हिलाओ, ऐसे कदम रखो, ठीक है, लेकिन अपना रास्ता तुम्हें खुद ढूंढना है, अपनी चाल तुम्हें खुद ढूंढनी है, नहीं तो अपने आप को खो दोगे इस भीड़ के अंदर और एक आंकड़ा बन के रह जाओगे, जो कि इंस्टीट्यूशन कर रहा है। अब जो इंस्टीट्यूशन है वो क्या करता है, इंस्टीट्यूशन क्या कहता है, अपनी इंट्यूशन को दबा दो, कि तुम्हारी जो गट फीलिंग है ना, तुम्हारे अंदर से आवाज़ आ रही है, उसको दबा दो, और जो हम कह रहे हैं वो मान लो। आपकी क्रिएटिविटी को ख़त्म कर देता है, आपके अंदर जो इनोवेशन जाग रही है वो भी ख़त्म कर देता है, जो कि हमारा इंडियन स्कूल करता है, एजुकेशन सिस्टम। जो मेरा मैथ्स टीचर था वो मुझे यही बताता था कि आईआईटी के अलावा कोई चीज़ ही नहीं होती है, इसके अलावा कोई फील्ड ही नहीं है जहाँ पे आप पैसा कमा सकते हो, आप सक्सेसफुल हो सकते हो। उसने दिमाग हमारा मतलब ब्रेन वॉश कर दिया था, हमें डराता था। ऐसे स्कूल और टीचर्स जो होते हैं वो क्रिमिनल्स होते हैं। जैसे कि इसमें एक कैरेक्टर होता है नील, सबसे मेन कैरेक्टर यही होता है कीटिंग के बाद। जो बच्चा ना एक्टिंग करना चाहता था, जिसको एक्टिंग का बहुत शौक था, वो प्ले भी करता है स्कूल के अंदर एक। लेकिन होता यह है कि उसके जो पापा होते हैं मानते नहीं हैं। उसके पापा को लगता है कि हमने बेटा इतने सेक्रीफाइसेस किए तेरे लिए, हमने इतना कुछ झेला है और तेरे को इतने अच्छे स्कूल में भेजा है बड़ी मुश्किल से, और फाइनली जब तू कुछ बन सकता है तो तू ये एक्टिंग वैक्टिंग के पीछे क्यों पड़ रहा है।
बहुत ज़िद्दी होते हैं और इतने ज़िद्दी होते हैं कि आखिर में जो हमारा नील होता है उसकी आत्मा ख़त्म हो जाती है। वो वैसे तो अंदर से मरा ही होता है, अंदर से मरा ही होता है वो, लेकिन आखिर में वो अपने फिजिकल बॉडी को भी ख़त्म कर लेता है। इसके बाद उसके माँ बाप रोने लग जाते हैं कि किसने मार दिया हमारे बच्चे को, कौन है वो जो जिम्मेदार है इसके लिए। यहाँ पे मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, बहुत सारे लोगों को लगता है पेरेंट्स जो है विलन होते हैं, बट ऐसा नहीं है। मुझे लगता है पेरेंट्स विलन नहीं होते हैं। पेरेंट्स क्या होते हैं ना, उनके लिए लव का मतलब पता है क्या होता है? बच्चे के लिए लव का मतलब क्या होता है? वो होता है कि हमारा बच्चा जो है ना सही पाथ पे जाए, एक ऐसा पाथ जहाँ पे सर्टेनिटी हो, जहाँ पे सिक्योरिटी मिले उसे, जहाँ पे अनसर्टेनिटी उसको देखने तक को ना मिले। तो इस कारण वो डरे हुए रहते हैं। एक तो वो उस जगह से आ रहे हैं, आपको पता है उस जगह से आ रहे हैं जहाँ पे उन्होंने बहुत दिक्कतें देखी हैं, तकलीफ़ें देखी हैं। उन्हें पता है कि इस तरीके का डर होता है, उन्हें पता है उस डर का वो कैसा होता है। तो वो चाहते हैं कि बच्चे ऐसा कुछ ना हो, बच्चे के साथ कुछ ना हो। तो वो क्या करते हैं, कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते हैं कि हम कंट्रोल रखेंगे अपने हाथ में, ताकि बच्चे को कभी भी अनसर्टेनिटी का सामना ना करना पड़े, क्योंकि उनके लिए अनसर्टेनिटी का मतलब है हमारा बच्चा तड़पेगा। एक फॉर्म ऑफ लव होता है, लेकिन वो बहुत ही टॉक्सिक होता है, बहुत ही नेगेटिव होता है। अब कनेक्शन से ज़्यादा अगर कंट्रोल आ जाए किसी रिश्ते के अंदर, और वो कंट्रोल जो है उसके अंदर एम्पैथी भी ना हो, कम्युनिकेशन भी ना हो, तो ये सफोकेशन जैसा फील होता है बच्चे के लिए। बच्चा सफोकेट फील करता है, बच्चे को लगता है मेरी आवाज़ भी दबा दी गई है, मेरी आत्मा भी मार दी गई है, मैं हाथ पैर भी इनके हिसाब से हिला रहा हूँ। तो कार्पे डियम को ना बड़ा ट्विस्ट कर देता है नील। वो सोचता है कि अगर मैं दिन नहीं जी सकता अपना खुल के, मैं अगर अपना वो काम नहीं कर सकता जो मैं चाहता हूँ करना, तो मैं ख़त्म कर लूँगा। अब लोग सोच रहे होते हैं ब्लेम किसको करें। भाई ब्लेम करने वाले लोग हैं, पेरेंट्स हैं, ये इंस्टीट्यूशन है, ये यही तो करते हैं। जो इंस्टीट्यूशन है, जो स्कूल है, उसके अंदर ऑलरेडी बच्चे मरे हुए हैं सारे अंदर से। वो तो बस जी रहे हैं, बस उनके हाव भाव आपको देख के लगता है कि हाँ भाई ये तो चल रहे हैं, जिंदा लग रहे हैं। इसमें एक बच्चा होता है टॉड, बहुत ही शाय होता है, बहुत ही इनसिक्योर होता है। उसको लगता है कि मैं बोल ही नहीं पाऊंगा कुछ, अगर मेरे को बोल दिया जाए कुछ बोलने के लिए, कोई पोइट्री करने के लिए बोल दिया जाए। लेकिन जो कीटिंग होता है वो उसके अंदर के डर को ख़त्म कर देता है और उससे वो करवाता है, जिब्रिश बुलवाता है पहले कि पोइट्री कर। उसकी आंखें बंद करता है और बोलता है जिब्रिश बोल, कुछ भी बोल, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तेरे दिमाग में जो आ रहा है बोलता जा, डर मत। और उसका डर निकाल देते हैं और वो इतनी बढ़िया पोइट्री करता है। एक बच्चे के अंदर जो कला होती है वो भी ऐसे कई बार निकलती है। स्कूल दबा देता है उसको, उनको बना देता है उस तरीके से। लेकिन अच्छे टीचर्स जो होते हैं वो बच्चों को ऐसे ही समझते हैं, उनकी कमियों को, और फिर उनका बेस्ट वर्जन जो है वो बाहर आता है। अब नील की डेथ के बाद किसी को तो बकरा बनाना था। अब स्कूल ने क्या किया, कीटिंग को ही समझ लिया कि भाई यही गलत है, क्योंकि पूरे जो स्कूल है उसके अंदर यही कीटिंग जो था, जो कि अलग तरीके से बात करता था, जो स्कूल से बिल्कुल अलग था। स्कूल उधर जा रहा है, कीटिंग उधर जाते, तो कीटिंग को बकरा बनाया गया। और कीटिंग जब छोड़ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, तो क्लाइमैक्स जो इस मूवी का है सबसे इमोशनल सीन है भाई, वहाँ तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जो नोलन होता है, स्कूल का प्रिंसिपल ही समझ लो आप उसको, वो क्लास ले रहा होता है इंग्लिश की, क्योंकि कीटिंग जा रहा होता है। तो कीटिंग अपना सामान वामान कुछ लेने आता है क्लासरूम में, और अपना क्लासरूम से बाहर निकल रहा होता है सामान वामान लेके। अब जो टॉड होता है वो अंदर से ना गिल्टी फील कर रहा होता है, क्योंकि उन्हीं के साइंस वगैरह लगे थे कि भाई कीटिंग ही जिम्मेदार है। अब उनको धमकाया गया किसी तरीके से, उनको प्रेशर डाल के उनको मनवा लिया गया कि भाई जो कीटिंग है वही जिम्मेदार है नील की डेथ के लिए। तो टॉड जो बंदा होता है वो बहुत ही शाई होता है, बहुत ही डरा हुआ होता है। और वो नोलन की प्रेजेंस में, नोलन एक ऐसा एक ऐसा इंसान था भाई, क्योंकि तुम इस मूवी को देख चुके होगे तो पता, बहुत स्ट्रिक्ट था वो। तो नोलन जो है वो मारता था बच्चों को भाई। एक जगह तो मुर्गा बना के जैसे हमारे स्कूल में मारा जाता, वहाँ मारा था एक बच्चे को। तो इतना स्ट्रिक्ट था वो, उसका डर जो था वो बहुत ज़्यादा था। लेकिन फिर भी टॉड जो होता है वो बेंच पे खड़ा हो जाता है, जो कि कीटिंग ने सिखाया था इस मूवी के अंदर, कि जब भी तुम्हें कुछ अलग देखना हो ना, दूसरों से हट के कुछ देखना हो, तो उनसे ऊपर उठना है, तो कुछ अलग पर्सपेक्टिव लेना। तो वो टेबल पे उनको खड़ा करके दिखाता है कि दुनिया देखो, वहाँ से देखो, क्या पता कुछ अलग नज़र आए। तो वो टेबल पे खड़े हो जाता है, उसको देखकर बाकी जो बच्चे होते हैं वो भी खड़े हो जाते हैं, जो उस डेड पोर सोसाइटी के बच्चे होते हैं, ग्रुप होता है, वो सारे खड़े हो जाते हैं और उसको एक लेवल ऑफ फेयरवेल देते हैं, थैंक यू बोलते हैं खड़े होके, ओ कैप्टन माय कैप्टन, एक पोएम से उठा के। और कीटिंग समझ जाता है कि मैंने भाई सही किया, मैंने ज़िंदा रखा है उस इंडिविजुअलिटी को, मैंने ज़िंदा रखा है इनके सोल को। जो सोल जो है ये स्कूल मार देगा अल्टीमेटली, लेकिन मैं अपना काम करके जा चुका। मैंने बच्चों को सिखा दिया है कि अपनी आवाज़ कैसे ढूंढनी है, कैसे खड़ा होना है अपने लिए। साथ ही साथ ये मूवी ना वार्निंग देती है सोसाइटी को और पेरेंट्स को भी,
इन स्कूल्स को, इस एजुकेशन सिस्टम को कि भाई देखो तुम क्या कर रहे हो, तुमसे कितना बड़ा पाप हो रहा है, तुम देख भी नहीं रहा। और ये कोई मानने को तैयार नहीं है, कोई स्कूल कभी नहीं मानेगा। वो अपने जो टॉप के बच्चे हैं ना, जिन्होंने कुछ उखाड़ दिया ज़िंदगी में, उनका फ़ोटो छाप देता है, पर कभी भी वो स्कूल, वो कॉलेज या वो यूनिवर्सिटी या वो कोचिंग सेंटर कभी भी उन बच्चों की फ़ोटो नहीं डालेगा जिनकी आत्मा को मार चुका है। जब बच्चों के सपने कुचले जाते हैं ना इनके द्वारा, तो कोई शोर मचता ही नहीं है, तो किसी को पता भी नहीं चलता। तुम्हारा मन है पेंटिंग करूँगा बनारस के घाट पे बैठ के, तो वो भी करो। तुम्हारा मन है कि भाई मैं किसी यूनिवर्सिटी के बाहर चाय बेचूँगा, वो भी करो। तुम्हारा मन है कि भाई मैं चेस खेलूँगा ज़िंदगी भर, तो चेस खेलो। तुम्हारा मन है कि मैं किताबें लिखूँगा, ई बुक लिखूँगा, वो करो। जो मन में आए करो भाई, तुम्हारी ज़िंदगी है भाई। बाकी मैटर क्या करने वाला है, 50-60 साल बाद तो तुम फर्टिलाइज़र ही बन जाओगे ना। तो चलो, अब आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखो। गुड बाय। और हाँ, आप किसी मूवी का नाम बता सकते हो जिसके ऊपर तुम चाहते हो मैं वीडियो बनाऊँ, ठीक है? चलो बाय।